गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भूगोल प्रयोगात्मक कार्य वाली पुस्तक पढ़ेंगे। अब तक मैं आपको भूगोल की सेकंड बुक पढ़ा रही थी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। और आज हम प्रैक्टिकल सिलेबस का चैप्टर अध्ययन करेंगे। इस बुक का नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य कक्षा 12। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु भूगोल वाली बुक है ये। और इस बुक का लिंक भी मैं आपको भेजूंगी। इस बुक में सबसे पहला चैप्टर, उसका नाम है आंकड़े, स्रोत और संकलन। ये इस चैप्टर का नाम है जो आज मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। बच्चों, आपने आंकड़ों के बारे में पहले तो सुना ही होगा, क्योंकि हम जो चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी में, उसमें हमने कई प्रकार के आंकड़े देखे थे। जैसे जनसंख्या के आंकड़े, नगरीकरण में रहने वाले लोगों के आंकड़े, प्रवास में उत्प्रवास और अप्रवास वाले लोग जनसंख्या के आंकड़े, और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की फसलों के आंकड़े। तो आंकड़ों के बारे में आपने पहले देखा भी होगा कि और भी आप पहले छोटी कक्षा में भी पढ़ते आ रहे हो, और अभी भी 11th में भी 12th में भी मैंने आपको थ्योरी की बुक्स पढ़ाई हैं, उसमें कई प्रकार के आंकड़े आपने देखे हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व को प्रदर्शित करती हैं। यह एकमात्र माप है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि किसी जगह में इतनी वर्षा हुई, या हम अलग अलग तरह की वर्षा के बारे में न्यूज़पेपर में या टीवी में सुनते हैं कि किसी जगह पर 35 सेंटीमीटर वर्षा हुई, किसी जगह पर 20 सेंटीमीटर वर्षा हुई, या एक स्थान दूसरे स्थान से इतने किलोमीटर दूर है। हम वो दूरियां पढ़ते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये आंकड़े होते हैं। ये सब सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। जब हमें किसी चीज़ की दूरी का पता चलता है या वर्षा का पता चलता है, ये सब चीज़ें जो हमारे पास संख्यात्मक रूप से आती हैं, ये आंकड़े कहलाती हैं। भूगोल में जैसे आपने देखा है, भूगोल में आंकड़ों की क्या आवश्यकता होती है। भूगोल में मानचित्र तो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है भूगोल को अध्ययन करने का। आपने देखा होगा, हमने सब चैप्टर्स को पढ़ा, जो भी हम अब तक चैप्टर पढ़ चुके हैं, साथ साथ हमने उसके मानचित्र तैयार किए थे। मानचित्र देखने से हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम मानचित्र में उसे देखेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत अधिक हो जाती है। हमें ज्ञान हो जाता है उस जगह के बारे में। हमने भारत के मानचित्र पढ़े हैं। भूगोल का अध्ययन जो है वो मानचित्र के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा भूगोल के अंदर आंकड़े भी काम आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जो परिघटनाएं होती हैं, उनका वितरण और उसके वृद्धि के बारे में जब हम आंकड़ों के रूप में स्पष्ट करते हैं, हमें पता चलता है ज़्यादा। जैसे अभी हमने जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था कि जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या और उसके अलग अलग राज्यों की जनसंख्या, जब हम उसे एक सारणीबद्ध रूप से पढ़ते हैं आंकड़ों के साथ, तो हमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पर जनसंख्या किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है। साक्षरता के आंकड़े, लिंग अनुपात के आंकड़े, वहाँ नगरों के आंकड़े, उस राज्य में कितने नगर हैं, नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। इस तरह से अलग अलग तरह के अगर हम सारणीबद्ध आंकड़ों को पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ स्पष्ट रूप से सामने नज़र आ जाती है, और हम देख कर सकते हैं कि इतनी जनसंख्या वहाँ रहती है। अगर हम वही चीज़ें सिर्फ बोल के बताएंगे तो हमें इतना स्पष्ट नहीं होगा। भूगोल के अंदर आंकड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वितरण और वृद्धि को समझने के लिए आंकड़े चाहिए होते हैं। अब किसी भी नगर की जनसंख्या को अगर हम देखें आंकड़ों के साथ,
तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होती है। अगर हमने किसी नगर का, किसी राज्य का अध्ययन करना है, उसके विकास के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम जनसंख्या, उसकी कुल जनसंख्या के बारे में, घनत्व के बारे में, वहाँ प्रवासियों की संख्या के बारे में कि कितने लोग प्रवासी हैं वहाँ पर, और लोगों का व्यवसाय क्या है, वहाँ पर लिंग अनुपात क्या है, उद्योग कितने हैं, यातायात के साधन कितने हैं, संचार के साधन कितने हैं। हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तब हमें ये ज्ञात होगा कि वो नगर या वो राज्य कितना विकास कर रहा है। तो जो इस प्रकार आंकड़े हैं वो भौगोलिक विश्लेषण के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। किसी भी स्थान की जानकारी लेनी है तो उस स्थान के जो आंकड़े हैं वो हमें पता होने चाहिए। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है? अब इसमें तथ्यों और आकार को जानने के लिए आंकड़ों का एकत्र करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकी विधियों का उपयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष निकालने में भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। आंकड़े बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इससे हमें ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि परिघटनाओं का संतरण भिन्न हो जाता है, जैसे कि जनसंख्या, वन अथवा यातायात या संचार नेटवर्क न केवल स्थान और समय के अनुसार बल्कि आंकड़ों के उपयोग से आसानी से समझे जा सकते हैं। चरों के बीच संबंध की व्याख्या करने में गुणात्मक विश्लेषण से मात्रात्मक विश्लेषण में स्थानांतरण है। जब हम किसी की मात्रा के बारे में बताएंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा अगर हम किसी के संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। इन दिनों विश्लेषणात्मक साधन और तकनीकें विषय को और अधिक तार्किक बनाने और परिशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंकड़ों को एकत्र करना और संकलन के आराम से ही उनको सारणीयन, संगठन, क्रमबद्धता, सक्रियात्मक विश्लेषण तब जब तक कि निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए। परिशुद्ध सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़े इकट्ठे करना, साथ साथ उन इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को सारणीबद्ध करना, उनका संगठन करना, फिर उन्हें क्रम से लगाना, फिर साथ साथ सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके उन्हें प्रदर्शित भी करना। हम अगले चैप्टर्स में इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने की विधियां भी देखेंगे। आंकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें सारणीबद्ध करना होता है। फिर हम उस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि जैसे किसी राज्य की जनसंख्या कम है और किसी की ज़्यादा है, किसी की मध्यम है, तो अलग अलग तरह के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या को इकट्ठा करके फिर उसे सारणीबद्ध किया जाता है। फिर उस सारणीबद्ध को बाद में क्रमबद्धता से लगाया जाता है, क्रम से लगाया जाता है, और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरह से आंकड़ों का जो हमारे पास कलेक्ट हुए हैं उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी कम है। इस तरह से हमें पता चलता है। आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं आंकड़े? आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं? आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं। तो दो तरह से हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। दो तरह के स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं और दूसरे द्वितीयक स्रोत होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं उसमें सबसे पहली कैटेगरी है व्यक्तिगत प्रेक्षण। व्यक्तिगत प्रेक्षण क्या होता है? जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा कोई क्षेत्र में प्रेक्षण किया जाए, प्रेक्षण करके आंकड़े लिए जाएं, तो उन्हें व्यक्तिगत प्रेक्षण कहते हैं। जैसे हम खुद अपना कहीं जाकर, किसी क्षेत्र में जाकर वहाँ का सर्वे करके वहाँ के आंकड़े इकट्ठे करें, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिगत प्रेक्षण। क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा
भू आकृति के लक्षणों, अपवाह प्रारूप, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के साथ साथ जनसंख्या संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन, संचार के साधन, नगरीय और ग्रामीण अधिवास आदि के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करना। अगर हम भी आप खुद जाकर जब कहीं से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वहाँ देखकर वहाँ से सारी जानकारी लेते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत प्रेक्षण। और इसके अलावा इसमें ये होना चाहिए, जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कहीं जा रहा है सर्वेक्षण करने के लिए, उसे इस बारे में, वहाँ का जो सर्वेक्षण करने के नियम है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। वहाँ सर्वे करना है, किन किन चीज़ों को देखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आंकड़े इकट्ठे करने हैं, गांव में जाना है, किसी नगर में जाना है, वहाँ पर हर चीज़ को वन बाय वन, वहाँ की मिट्टी के धरातल को देखना है, मिट्टी कैसी है, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं, लोगों का क्या व्यवसाय है, वहाँ पर रहने का जो लोगों का तरीका है वो कैसा है, घर कैसे हैं, उनके अधिवास कैसे हैं, जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर लिंग अनुपात क्या है, ये सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सर्वेक्षण के द्वारा जब पता लगाते हैं तो वो एक सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। साक्षरता कार्य दूसरी विधि है इसकी। साक्षरता कार्य जो प्राथमिक आंकड़ों के साधन में है। जब हम किसी जगह जाकर किसी व्यक्ति से प्रश्न करते हैं तो उसको कहते हैं साक्षरता कार्य। लोगों को जाकर वहाँ से बातचीत द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना। जब किसी गांव में या किसी नगर में हम सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से प्रश्न पूछकर सूचनाएं इकट्ठे करना, तो उसे कहते हैं साक्षरता कार्य। तो उसमें जो बातें, सावधानियां होती हैं, जैसे लोगों से साक्षरता कार्य द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है, उन विषयों की एक परिसूची पहले तैयार कर लेनी चाहिए कि हम पहले जाकर ये कि क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक डायरी में उसे पहले लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद सर्वेक्षण का उद्देश्य के बारे में वहाँ के लोगों को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए कि हम इस पर्पज़ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप हमें सही सही आंसर दें। क्योंकि अगर हम उससे कुछ छिपा के रखेंगे तो वो भी हमारे से कुछ छिपा के रखेगा, पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं देगा। अगर हम स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य के बारे में उन्हें बता देंगे कि हमें जो ये आंकड़े चाहिए वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, ये ज़रूरी है। अपने उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वालों को विश्वास में लेना चाहिए और उससे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि ये गोपनीय बनाई रखी जाएगी। मतलब आप जो हमें बता रहे हैं, हम इसको किसी को नहीं बताएंगे। तो हर चीज़ को पूछने से पहले ऐसी कोई बात है तो हमें उन्हें विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि ये जो बातें हम आपसे पूछ रहे हैं ये हम किसी को नहीं कहेंगे, ये इसी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। अनुकूल वातावरण होना चाहिए ताकि कोई भी उत्तर देने से पहले झिझके ना। प्रश्नों की भाषा साधारण होनी चाहिए ताकि पूछने वाले जिससे हमने उत्तर लेना है उसे स्पष्ट हो जाए, वो आराम से हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। और ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जो उनके आत्मसम्मान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। साक्षरता कार्य के अंत में उत्तर देने वाले से पूछना चाहिए कि वह जो सूचना दे चुके हैं इसके अलावा उन्हें कुछ और भी जानकारी है तो वो दे सकते हैं। और साथ साथ उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। और इस तरह से आप इन सावधानियों को ध्यान रख के साक्षरता कार्य कर सकते हैं और आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। और अगला जो हमारा है प्रश्नावली अनुसूची है। प्रश्नावली अनुसूची क्या होती है? देखिए, ये जैसे एक क्वेश्चन पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही होती है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस को किसी जगह का कोई हमने सर्वे करना है, वहाँ की जानकारी लेनी है, वहाँ के लोगों से पूछना है, तो हम एक प्रश्नावली बना सकते हैं। एक पेपर पे क्वेश्चन लिख सकते हैं और साथ साथ कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं ताकि वो आराम से टिक करके उसके आंसर्स दे दें। तो हम उसके लिए एक पेपर तैयार करते हैं
और इसके साथ साथ अगर हम विकल्प देने वाले क्वेश्चंस होंगे तो विकल्प दे सकते हैं साथ में, ताकि वो आराम से टिक कर लें। अगर प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्न है, उसके बारे में कुछ लिखना है प्रश्न के बारे में, तो स्थान छोड़कर क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं अगले को। तो बीच में स्थान छोड़ा होना चाहिए उत्तर के लिए, ताकि वो लिख सके। प्रश्नावली जो होती है वो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम कहीं दूर वाले जगहों पर भी इसे भेज सकते हैं, और ये आराम से लिखित रूप में होती है पेपर्स, इसको हम वहाँ भेज सकते हैं। और साथ साथ जहाँ पर हम भेजेंगे ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ के लोग शिक्षित होने चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन को पढ़ भी सकें और उसका आंसर भी दे सके। तो जो प्रश्नावली होती है वो एक तरह से शिक्षित लोगों के लिए होती है, ताकि वो पढ़ के आंसर दे सके। और एक जो अशिक्षित व्यक्ति है उसके लिए प्रश्नावली नहीं सुटेबल हो सकती, उसके लिए अनुसूचित बनती है। अनुसूची क्या होती है? जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं और साथ में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वही लोगों से पूछकर उत्तर को भर सकता है, खुद ही भरता है, उसे हम अनुसूची कहते हैं। अनुसूची में प्रश्न पूछने वाला ही उत्तर को पूछ कर भरता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इस सूचना में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर दे सकते हैं। हम ऐसी जगहों पर भी आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो प्रश्नावली है वो सिर्फ प्रशिक्षित लोगों के लिए ही होती है, जो शिक्षित होते हैं वही आंसर दे सकते हैं। और प्रश्नावली का फ़ायदा क्या है? उसका ये फ़ायदा है कि वो दूर वाली जगहों पर भी हम उन्हें ले जा सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं, आराम से लोगों के विचार हम ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य विधियां भी होती हैं प्राथमिक में, जिसमें एक किट के द्वारा हम, जैसे मृदा किट है और जल गुणवत्ता किट है, इसका उपयोग करके हम ये माप सकते हैं कि जल की गुणवत्ता कितनी है। और ये एक इस रूप में क्षेत्र वैज्ञानिक के उपयोग से फसलों और वनस्पति के स्वास्थ्य के बारे में इकट्ठे कर सकते हैं आंकड़े। जल की या मृदा की गुणवत्ता के आधार पर जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसके लिए मृदा किट और जल गुणवत्ता किट का उपयोग करते हैं। ये अन्य विधि है आंकड़े इकट्ठे करने की। ये चारों जो विधियां थी ये प्राथमिक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीयक स्रोत भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे।